प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। और आज का हमारा चैप्टर है सामाजिक संस्थानों को समझना। यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा से आरंभ होती है। हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यह सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बहुत या परिवार की तरह लघु हो सकती हैं। इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं शिक्षा होती है, इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानूनी या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती है। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। लोगों द्वारा परिवार, धर्म, राज्य के लिए बलिदान देने के उदाहरणों के बारे में सोचें। हम पहले ही देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास है। हमारा परिचय प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिकरण, नियंत्रण। इसलिए इनमें से कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सामाजिक संस्थाओं की सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका की जटिलता निभाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हो, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के हित में संचालित होती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाए। यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, देखें कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती है तथा अवसर भी प्रदान करती है। आप यह भी देखें कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है, या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। परिवार, विवाह और नातेदारी। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। प्रायः हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार निजी क्षेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक से संबंधित है। यह आपको पुनः याद दिला सकता है कि विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है। प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखरेख करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं, तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथा वे भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यावहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पति की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिकाएं शामिल हैं। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंगभेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है, अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आधुनिक अनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष की आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया है। नीचे दिया गया बॉक्स दर्शाता है कि यह अनिवार्यता सत्य नहीं है। महिला प्रधान घर। जब पुरुष नगरीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों में कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान कहा जाता है। विधवापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है। यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृति मानक है। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार में संयुक्त परिवार की ओर बदलाव की भी है। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। हमने पहले भी देखा है कि समाजशास्त्र जैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करता है। तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। समाजशास्त्री A.M. शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1981 से 85 के दौरान 32.5% से 55.4 वर्ष तथा महिलाओं की आयु में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि ये वृद्धि किस तरह के घरों में रहते हैं। मैं यह मानता हूँ कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और अनुभाविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चला है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृस्थानिक है। कुछ पितृस्थानिक मातृस्थानिक परिवार में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं,
जबकि दूसरी स्थिति में नवदंपति पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद है, पर तंत्रीय समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार, गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आर्थिक और सुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। परिवारों और आवासों में अंतर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं परिवार और आवास में क्या क्या अंतर है। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती। हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई है। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी है, इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्प आयु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। यानी कि जीव विज्ञान में लड़कियों की जीवित रहने के अवसर लड़कों से अधिक है, लेकिन भारत में अल्पायु लड़कियां ही होती हैं। एक तेलुगु अभिकथन है, एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने के बराबर है। ऐसे ही या इसके विपरीत कहावतों का पता लगाइए। एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने के बराबर है। ऐसे ही या इसके विपरीत कहावतों का पता लगाइए। चर्चा कीजिए कि कैसे प्रसिद्ध कहावतों में समाज की सामाजिक व्यवस्था की झलक मिलती है। भारत में 1901 से 2001 के बीच लिंगानुपात 1901 में 972 थी, 11 में 964, 955, 945, 946, फिर 941, 934, 926। 2001 के दौरान भारत में 0 से 6 समूह के लड़कियों का अनुपात 927 था। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 कम हो कर 2001 में 927 हो गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 793 हो गया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में यह 700 से भी कम हो गया है। विवाह संस्था ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। विभिन्न समाजों द्वारा विवाह के लिए साथियों की तलाश किए जाने वाले विभिन्न तरीकों का पता लगाइए। विवाह के रूप। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या
और कौन किससे विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है वहाँ भी एक विवाह ही ज़्यादा प्रचलित है। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा है। कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक शादी होने का द्योतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा एक पति दो या अधिक पत्नियां और अथवा बहुपति प्रथा एक पत्नी और दो या अधिक पति रूप होता है। प्रायः जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं वहां बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती हैं। विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का एक निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता और योग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप वर्गीकृत किया गया है। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है, उदाहरण के लिए जाति। इसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजातीय या धार्मिक समूह। भारत में विशेषतया उत्तरी भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफ़ी दूर हो। यह व्यवस्था लड़की के नातेदार के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न जा पाए। इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोकगीतों की विषय वस्तु जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। पिताजी, हम चिड़ियों के झुंड की तरह हैं, हम दूर उड़ जाएंगी और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगे। पिताजी, मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्योंकि द्वार बहुत छोटा है। बेटी, मैं एक ईंट निकाल दूंगा तुम्हारी पालकी के लिए द्वार बड़ा करने के लिए। तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा। मैं अपनी बच्ची को पालने में झुलाता हूँ और उसके सुंदर बालों में उंगलियाँ फिरा रहा हूँ। एक दिन दूल्हा आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा। जोर से ढोल नगाड़े बजते हैं और मधुर शहनाई बज रही है। एक अजनबी का बेटा मुझे लेने आ गया है। मेरी सहेलियों, अपने खिलौने लेकर आओ, चलो हम खेलेंगे, क्योंकि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी जब मैं एक अजनबी के घर चले जाऊंगी। शादी से संबंधित विभिन्न गीतों को इकट्ठा कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये किस तरह शादियों में
सामाजिक परिवर्तन और लिंग संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। कुछ बुनियादी संकल्पनाओं और विशेषता परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों, माता पिता, बहन भाई, संतान आदि से जोड़ते हैं। विवाह को दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन में व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। क्या आपने कभी वैवाहिक विज्ञापन देखे हैं? अपनी कक्षा को समूहों में विभाजित कीजिए और विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट को देखिए। अपने निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि अंतर्विवाह आज भी प्रचलित मानक है? विवाह की पसंद को समझने में यह आपकी कैसे सहायता करता है? अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह समाज के किस प्रकार के परिवर्तनों की झलक देता है। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतः संबंधित हैं। कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य क्या है? बच्चे और छोटे विद्यार्थी के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से स्व-वेतन रोजगार का द्योतक है। आधुनिक समय में यह कार्यकाल सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलीकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य स्व-वेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्ष किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार। इसमें कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नकद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे टीनी की नानी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया न हो। अपना कप उठाने के आयु से ही उसने प्रतिदिन 2 वक्त भोजन और पहनने के वस्त्र के बदले लोगों के घरों में विभिन्न तरह के बेमेल कार्य करना आरंभ कर दिया था। बेमेल कार्यों का सही अर्थ क्या है, ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में वे कार्य किए हैं। बच्चे का झुनझुना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर की मालिश करने तक सभी नीरस कार्य बेमेल कार्य में आ जाते हैं। अपने प्रेक्षण या साहित्य में या यहाँ तक कि फिल्मों में भी इस प्रकार की किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों का पता लगाइए और चर्चा कीजिए। यहाँ पे कुछ कार्यों को दिखाया गया है, देख सकते हैं। ग्राम आधारित व्यवसायों में लगे भारतीयों की संख्या ज्ञात कीजिए और उन व्यवसायों की एक सूची बनाइए। कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांशतः मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है।
भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है, जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं। पारंपरिक समाजों में गैर कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता था। हस्तकौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्य श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए। याद करें कि हाल ही के वर्षों में क्या भारत में सेवा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्या आपने मुख्य बुनकर को कार्य करते देखा है? याद करें कि एक शाल बनाने में कितना समय लगता है। अपने खाने वाले भोजन, रहने वाले मकान में प्रयुक्त सामग्री और पहनने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। याद कीजिए कि उन्हें किसने और कैसे बनाया। उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था। प्रबंधक कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन व रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की वस्तुओं की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कार्य रूपांतरण औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई है जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियों मूविंग असेंबली का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है। पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था कैसे कार्य करती है और श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने के लिए बंगलौर में किए गए एक वस्त्र उद्योग के अध्ययन के एक भाग को पढ़िए। उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग होता है और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक संक्रियाएं होती है। इस श्रृंखला में केवल 15 संक्रियाएं ही निर्माता के हाथ में होती है। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्यों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा, चाहे यह विद्वान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इसमें आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का। यह महत्वपूर्ण बात है फुटकर विक्रेताओं का समर्थन प्राप्त करना ताकि उच्चतम वेतन संरचना और उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार और स्थानीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर विचार अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच बनाने का है। उपर्युक्त रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बाहर उपभोक्ताओं के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया है। राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हैं शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है।
इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती, बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अवधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवारों में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखाने के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या राजनीतिक का सरोकार शक्ति से है। लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है? क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं? इस प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पनाओं के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती है। राज्य विहीन समाज 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए राज्य विहीन समाजों के अनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक रीतियों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियाँ हैं, फिर भी क्या राज्य विहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताएं राज्य के समाजों में भी विद्यमान नहीं हैं? राज्य की संकल्पना। राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र, नागरिक सेवा कार्मिकों के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करती है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्तियों के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभावकों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। क्रियाकलाप 3 पता लगाएं कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतदान और सार्वजनिक पद पर खड़े होने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है? क्या शक्ति अपने व्यापक अर्थ में संसद और अन्य संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक उपयोगी संकल्पना होगी? क्या परिवारों और घरों में विद्यमान श्रम विभाजन महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है? याद करें कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। श्रम विभाजन महिलाओं के राजनीतिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है। आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप में पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलन के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनने की
भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में चुनावों में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती थी। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों को बड़ी जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार के नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिम समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। क्रियाकलाप 11 सामाजिक अधिकार लागू न करने वाले विभिन्न राज्यों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करें। पता करें कि इसके बारे में क्या सफाई दी जाती है। चर्चा करें और देखें कि क्या आप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच कोई संबंध देख पाते हैं। ऐसी घटनाओं की सूचनाएं एकत्रित करें जो सार्वभौमिक अंतः संबंधित विकास को दर्शाती है तथा साथ ही प्रजातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय मतभेदों को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं के बारे में भी सूचनाएं एकत्रित करें। चर्चा करें कि राजनीति और अर्थशास्त्र उनमें क्या भूमिकाएं निभा सकते हैं। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूहों, जैसे अपने परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्र की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण से रही है। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर नहीं, अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे महिला या पर्यावरण आंदोलनों से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।